गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में एक और टॉपिक लेके आए हैं इंटेलिजेंस के ऊपर। तो इस टॉपिक पे हम समझेंगे कि इंटेलिजेंस होती क्या है, पेडागोजिकल टर्म्स में इंटेलिजेंस को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। इंटेलिजेंस पे बेस्ड बहुत सारी थ्योरीज भी है, उनके बारे में भी समझेंगे, जिसमें से हमारी जो सिंगल फैक्टर थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी है, थ्री स्टेडम है, या फिर मल्टी फैक्टर थ्योरीज है। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। मतलब ये मान लीजिए, अगर आप सी टेट का दे रहे हो, सुपर टेट का दे रहे हो, डी प्लस बी का दे रहे हो, तो इसमें से 2 से 5 क्वेश्चन तो आपके पक्के आने ही आने हैं एग्जाम में। बाकी आप कोई किसी और स्टेट टेट दे रहे हो तो भी इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटेलिजेंस होती क्या है। इंटेलिजेंस सिर्फ क्वेश्चनों को सॉल्व करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या अच्छे डिसीजन लेने को इंटेलिजेंस नहीं कहते हैं। इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इंडिया में इंटेलिजेंस को बहुत ही नैरो माइंडेड से देखा जाता है। बस बोला जाता है कि तुम जो ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर देता है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर देता है, ये एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला रहा है, तो ये इंटेलिजेंट है। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं होता है। इंटेलिजेंस जो है आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो। इंटेलिजेंस बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है। अगर हम बात करें पेडागोजी की टर्म्स में उसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, तो इसको पॉइंट्स में हम डिफाइन करना चाहेंगे। सबसे पहले ये एडेप्टेबिलिटी होती है कि आपकी कितनी जो है कैपेसिटी क्या है, आपकी जो है आप अडेप्ट कैसे कर पाते हो जो चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है, या फिर आप कहीं न्यू इन्वायरमेंट में जाते हो तो आप कैसे अपने आप को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर पाते हो। तो ये अडेप्टेबिलिटी मतलब कोई ठंड और गर्म से मतलब नहीं है इसमें कि भाई मौसम का चेंज की बात नहीं हो रही है। अडेप्टेबिलिटी मतलब सोशल सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हो, ठीक है ना। कैसे जो है अगर कोई कंडीशन बदलती है तो कैसे आप अपने आप को बदल लेते हो कंडीशन के मुताबिक अपने फ़ायदे के लिए। इसको कहते हैं एडेप्टेबिलिटी, अपने आप को चेंज करना एनवायरनमेंट को देख के। फिर दूसरी होती है हमारी कि हम जो कैसे जो है चीज़ों को इंटरैक्ट कैसे करते हैं, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं। देखो, पहले तो हमने चेंज कर लिया अपने आप को, हमने चेंज कर लिया, हमने सब कुछ नॉलेज गेन कर ली, सब कुछ कर लिया, पर अगर हम इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएँगे, हम उस नॉलेज को अप्लाई ही नहीं कर पाएँगे, हम जो लोगों से बात नहीं कर पाएँगे, उनसे जो है अपनी नॉलेज शेयर नहीं कर पाएँगे, इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएँगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, तो उस इंटेलिजेंस का क्या फ़ायदा जब आप उसका यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो इंटरैक्शन बेसिकली आपका जो है आउटपुट हो गया, आपकी एडेप्टेशन इनपुट हो गया, आप अपने अंदर क्या चीज़ करते हो, और इंटरेक्शन हो गया कि आप कैसे इन्वायरमेंट उस जो नॉलेज आपने गेन करी है उसे कैसे अप्लाई करते हो अपने प्रैक्टिकली अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है ना। फिर होता है हमारा मेमोराइजिंग, फिर होता है लर्निंग, और एक जो है रीजनिंग भी होता है, रीजनिंग या फिर हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटेलिजेंस का सिर्फ एक पार्ट है, अपने आप में पूरी तरीके से इंटेलिजेंस नहीं होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कि आपके जो कोई भी मैथमेटिकल हो या फिर जीवन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिसीजन लेना है, तो आप कैसे साइंटिफिक मेजरमेंट, साइंटिफिक जो लॉजिक लगा के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हो, इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी एक इंटेलिजेंस का पार्ट है। फिर आप लर्निंग, कैसे जो है कितनी आपकी कैपेसिटी कितनी है नई नई चीज़ों को लर्न करने की। अगर मैं आपको कोई नया स्किल सिखाना चाहूँ आज, तो आप कितनी जल्दी से उसको सीख पाओगे, ठीक है ना। जैसे कि आप मान लीजिए आज आपने डिसाइड किया कि मैं जो डायमंड इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, फिर आपकी डायमंड को जो है तराशना सीखना है आपको, तो आप कितनी जल्दी उस डायमंड को तराशना सीख जाओगे, ये आपकी लर्निंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है। ये भी एक जो है आपका इंटेलिजेंस का स्किल होता है। फिर मेमोराइजिंग, आपने जो सीखा है उसको कितनी अच्छे से आप रिटेन कर पा रहे हो, उसको कितनी अच्छे से अपने दिमाग में स्टोर कर पा रहे हो, उसको मेमोराइज कर पा रहे हो, ये भी एक इंटेलिजेंस का ही पार्ट होता है। तो हम इंटेलिजेंस को जो है बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 5 डेफिनेशन में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कैसे हमारे जो है डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया था इंटेलिजेंस को, जिनमें से कई साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि इंटेलिजेंस जो एक यूनिफैक्टर है, यानी कि अगर इंटेलिजेंस है आप में तो हर फील्ड में उस इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हो।
कुछ का मानना था कि इंटेलिजेंस जो है 2 फैक्टर्स हैं। एक तो आप दो ड्यूअल फैक्टर होती है। एक तो आप जो है बेसिक इंटेलिजेंस होती है जो हर फील्ड में यूज़ कर सकते हो। दूसरी आपकी कुछ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है, ठीक है ना? और कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि कुछ साइंटिस्ट ने जो इंटेलिजेंस को एज के साथ कंपेयर करने की कोशिश करी थी। तो कुछ साइंटिस्ट ने जो इंटेलिजेंस को मल्टी फैक्टर बताया था। उन्होंने बोला था इंटेलिजेंस की काफ़ी सारी जो है हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि इंटेलिजेंस को जो है अलग-अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हो सकता है आप एक फैक्टर में इंटेलिजेंट हो, दूसरे में ना हो, दूसरे 2 में हो, 3 में ना हो। ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्फ्रेड बाइनेट एंड टर्ममैन की यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में। हमारे ये 2 साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड बाइनेट और टर्ममैन। इन दोनों ने मिलके एक यूनिफैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। इसमें इन्होंने माना था कि जो इंटेलिजेंस होती है एक खजाना होती है, कि अगर इंसान के पास फंड ऑफ इंटेलिजेंस हो, खजाना हो इंटेलिजेंस का, तो वो किसी भी फील्ड में यूज कर सकता है। अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में उसका यूज कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए हो। भले ही वो कोई भी प्रोफेशन अपना रहा हो, भले ही वो जो है कोई पोइट्री लिख रहा हो, म्यूजिशियन हो, मैथमेटिशियन हो, या फिर कोई भी आपका सेल्समैन हो, कुछ भी हो, अगर उसके पास फंड ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि इंटेलिजेंस का खजाना है, तो हर फील्ड में एक्सीलेंस हासिल कर सकता है। पर हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ सिद्ध नहीं होती है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये बातें जो है गलत प्रूफ हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कई सारे मैथमेटिशियंस होते हैं, कई सारे प्रोफेसर्स होते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग में तो बहुत आगे होते हैं, जो मैथमेटिकल रीजनिंग में, साइंटिफिक रीजनिंग में बहुत आगे होते हैं, पर उनके सोशल स्किल्स बहुत पुअर होते हैं। वो बेसिक इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, अच्छे से घुल-मिल नहीं पाते हैं लोगों से, लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, लोग क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कौन उनको धोखा दे रहा है, कौन उनके साथ मज़ाक कर रहा है, कौन उनके साथ जेन्युइन है, इस बात को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है ना? अगर हम जो है टर्ममैन की बात करें, टर्ममैन की थ्योरी की पर बेस बात करें, तो उसके हिसाब से तो भाई उसको हर फील्ड में जो एक्सीलेंस होना चाहिए। उसको जो मैथ में भी एक्सीलेंस होना चाहिए प्रोफेसर को, और उसको सोशल लाइफ में भी एक्सीलेंस हासिल करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है। वो लाइफ के किसी एक ही फील्ड में जो है एक्सीलेंस हासिल कर पाता है। वैसे तो ये हो गई हमारी यूनिफैक्टर थ्योरी, जो कि अगर एग्जाम में पूछा जाए तो फिर ये प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होती है। सीधा-सीधा प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होती है, एग्जाम में पूछा जाए सीधा आपको लिख के आ जाना है। फिर हमारी आती है स्पीयरमैन्स की टू फैक्टर थ्योरी। तो स्पेसमैन ने का क्या मानना था कि इंटेलिजेंस सिर्फ जो है एक फंड नहीं होता है, इंटेलिजेंस सिर्फ जनरल नहीं होता है, एक स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया इंटेलिजेंस को। उन्होंने बोला इंटेलिजेंस कैन बी जनरल एंड कैन बी स्पेसिफिक। जनरल इंटेलिजेंस को इन्होंने स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया, और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को इन्होंने स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया। ठीक है ना? एग्जाम में ये भी पूछा जाता है किसकी थ्योरी में जी का यूज किया गया था। ठीक है ना? आपसे सीधा सीधा ऐसे पूछ लिया जाएगा, जी जो यानी जनरल इंटेलिजेंस किसकी थ्योरी थी। ठीक है, तो वो हमारी स्पेयरमैन की होगी। तो उसमें वो उनका मानना था कि एक तो होती है हमारी जनरल इंटेलिजेंस, जो कि हमें बायोलॉजिकली इंसान को मिलती है। इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करी थी इन्होंने, किसी और की बात नहीं करी थी। इन्होंने जो रिसर्च करी थी वो स्टूडेंट्स पे करी थी। तो उन्होंने देखा था कि जो एक होती है जनरल इंटेलिजेंस जो बायोलॉजिकली होती है, पैदा होते समय होती है, हमारे हमें इनहेरिटेंस में मिलती है। और इसका जो मेजरमेंट कैसे होता है, आप कितनी क्विकली जो है क्वेश्चन, कितनी क्विकली रीजनिंग कर सकते हो, कितनी क्विकली जो आप रीजनिंग को कर पाते हो, वो उस पर डिपेंड करती है आपकी जनरल इंटेलिजेंस। फिर दूसरी होती है हमारी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पर्सन बाय पर्सन वेरी करती है, और इसको जो है हासिल किया जा सकता है एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के जरिए। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को हासिल किया जा सकता है, ये बायोलॉजिकल होती है, इसलिए आपके अंदर है तो है, नहीं है तो नहीं है। जबकि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से गेन किया जाता है। अगर आप किसी भी एक फील्ड में जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, आप अच्छे से किसी एक फील्ड में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आप प्रैक्टिस से और अपने एक्सपीरियंस से जो है उस फील्ड में भी इंटेलिजेंट बन सकते हो, उस फील्ड में भी आप एक्सीलेंस हासिल कर सकते हो अपने जो है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस गेन करके। ठीक है ना? तो दो तरीके की होगी, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। फिर अब हम पढ़ेंगे रेमन कैटल एंड हॉर्न की थ्योरी के बारे में। वैसे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
आपकी ये वाली थ्योरी, ये और ये मतलब रेमंड और कैटल की इतनी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पर फिर भी कभी-कभार आ जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको जानना ज़रूरी होता है। तो रेमंड, कैटल एंड हॉर्न की थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करें, इन्होंने भी इंटेलिजेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लिक्विड एंड क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में। तो इनका मानना था कि इंटेलिजेंस 2 तरीके की होती है, एक लिक्विड इंटेलिजेंस होती है, एक आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है। लिक्विड इंटेलिजेंस का मतलब हो गया वो इंटेलिजेंस जो कि समय के साथ आपकी जो है चेंज होती रहती है, जो मतलब बायोलॉजिकली आपको मिली है। ये भी जो जनरल से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, पर इन्होंने जो है इसको टाइम से भी कंपेयर करके देखा था। हमारे जो स्पीयरमैन थे, उन्होंने सिर्फ बेसिक बेसिक बता दिया था कि ये बायोलॉजिकल होती है, ये एक्सपीरियंस होती है। पर हमारे जो हॉर्नमैन थे, लेकिन जो हमारे हॉर्न एंड कैटल थे, इन्होंने जो इसको टाइम के साथ भी कंपेयर करके बताया था कि जो लिक्विड इंटेलिजेंस होती है, ये होती तो बायोलॉजिकल है, पर ये टाइम के साथ जो है वेरी भी कर जाती है। इनका मानना था जैसे जैसे बच्चा जो एडल्टहुड तक पहुंचता है, तो इनकी जो लिक्विड इंटेलिजेंस होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसको बायोलॉजिकल भी होती है ये बायोलॉजिकल होती है। और ये जो हम आगे इसका चार्ट बनाए, तो एडल्टहुड में ये जो बढ़ती चली जाती है, पर जब हम बूढ़े होने लग जाते हैं तो हमारी लिक्विड इंटेलिजेंस कम होने लग जाती है। तो बेसिकली इसका चार्ट कुछ इस प्रकार का बनेगा। पहले जीरो से स्टार्ट होके हम जो टॉप पे पहुंच जाएंगे अपने एडल्टहुड में, और फिर जो है धीरे धीरे हमारा डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका चार्ट इनके हिसाब से लिक्विड इंटेलिजेंस का कुछ इस प्रकार का बनता है। पहले वो बढ़ती चली जाती है, फिर घटती चली जाती है। एडल्टहुड में सबसे ज़्यादा जो है हाई पे रहेगी अपने। ना बच्चे में इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है, ना बूढ़े में इतनी इंटेलिजेंस होती है। बच्चा भी जो है सिली मिस्टेक्स करता है, बूढ़ा भी जो है डिसीजन लेने में वीक होता है। दूसरी तरफ हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है, ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ये बोलता है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कि ये हमेशा जो है थ्रू हमारे साथ रहती है, ये ठहर के रहती है। और ये जब बूढ़े भी हो जाएं, कितने ही बूढ़े हो जाएं हम, ये बढ़ती ही चली जाती है, एक्सपीरियंस के साथ गेन होती है। जैसे आपको पता ही है कि भाई जो हमारी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है एक्सपीरियंस के साथ गेन होती है। ये भी यही बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जो है हमारे एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे गेन होती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना, तो इसका चार्ट कुछ इस प्रकार बनता है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी, आपकी इंटेलिजेंस भी बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बूढ़ा आदमी है जो कि अ, जिसने पूरे जीवन भर कोई एक स्पेसिफिक काम ही करा है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका जो है, हम ज्वेलर्स की बात कर रहे थे, ज्वेलर्स की बात कर लेते हैं। कोई सुनार है, उसने पूरे जीवन जो है सोने के ऑर्नामेंट्स बनाए हैं या फिर डायमंड की जो है शेप देने में बिताया है। तो वो बूढ़ा हो जाता है, अब वो जो है इंटेलिजेंस उसकी इतनी बचती नहीं है, वो बेसिक बेसिक चीज़ें भूलने लग गया है, वो जो है डिसीजन लेने में वीक हो गया है। पर अब आज भी उसका जो स्किल है उसके पास ही रहेगा। आज भी वो सोने से जो है ज्वेलरी अच्छे से बना पाएगा, जो कोई नया आदमी आ जाए उससे बहुत अच्छे से वो जो ज्वेलरी को बना पाएगा, क्योंकि उसकी जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है, जो उससे पूरे जीवन भर प्रैक्टिस से हासिल करी है, वो बढ़ती ही चली जा रही है और आगे भी बढ़ती ही चली जाएगी जब तक वो प्रैक्टिस छोड़ेगा नहीं। ठीक है ना? तो जो एक होगी अच्छा, इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें, हमारे स्पीयरमैन और हॉर्न की थ्योरीज के बीच में अगर डिफरेंस की बात करें, तो इन्होंने जो बायोलॉजिकल और एक्सपीरियंस की बात करी थी, स्पेशलाइज एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की बात करी थी। उन्होंने ये नहीं बोला था कि क्रिस्टल इंटेलिजेंस जो है स्पेसिफिक होती है। इनका मानना था कि मान लीजिए मैथमेटिक्स में भी आपकी जो है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस हो सकती है, यानी कि आप धीरे-धीरे उसको गेन करते हो और धीरे-धीरे वो हमेशा ही बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लुईस थ्रस्टन की थ्योरी के बारे में। दो ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे, लुईस थ्रस्टन की और हावर्ड गार्डनर की। एग्जाम में हावर्ड गार्डनर की तो मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ही सब बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मल्टीपल इंटेलिजेंस को समझाया था। हमारे लुईस थ्रस्टन की भी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी थी, पर इन्होंने इतनी ज़्यादा डिटेल में समझाया नहीं था। इन्होंने जो बोला था कि इंटेलिजेंस को हम 7 टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 7 तरीके की आपकी इंटेलिजेंस होती है। और हमारे
हावर्ड गार्डनर ने भी पहले स्टार्टिंग में 7 बोला था, बाद में जाके उन्होंने एक और इंटेलिजेंस ऐड कर दी थी, फिर 7 प्लस 1 हो गई थी हमारी, यानी 8, ठीक है ना। तो ये भी पूछा जाता है कि बाद में कौन सी ऐड हुई थी, वो भी हम बताएंगे। पहले हम लुईस थर्स्टन की 7 इंटेलिजेंस समझ लेते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारी वर्बल आती है, फिर हमारी इंडक्टिव आती है, एसोसिएटिव आती है, फिर स्पाइटियल आती है, परसेप्शन आती है, पर्सनल आती है, ठीक है ना। ये पहले हमारी सबसे पहले इसमें फिर वर्ड भी आती है, वर्ड रिमेम्बरिंग, ठीक है। सबसे पहले हमारी वर्बल आती है कि हम जो है कितनी अच्छे से कोई नई लैंग्वेज सीख पाते हैं, उसका यूज़ कर पाते हैं, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर पाते हैं। मतलब ये नहीं कि आपने कोई लैंग्वेज सीख ली, जैसे कि हिंदी सीख ली, इंग्लिश सीख ली, बस हो गई आपकी जो है वर्बल में जो है फुल आ गए आप, जो है वर्बल आपकी इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छी हो गई, ऐसा नहीं। मतलब अब उसमें आप कैसे पोएम बना सकते हो, कैसे उसके अच्छे अच्छे म्यूजिक बना सकते हो, मुहावरे बना पाते हो, और अगर आप लॉयर हो तो अपनी लैंग्वेज की, अपनी वर्बल स्किल से कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाते हो, ठीक है ना। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इससे जुड़े, वो ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर आप लॉयर हो तो आपको कौन से जो है स्किल चाहिए होगा, अगर आप डॉक्टर हो तो आपको किस तरह की भी इंटेलिजेंस चाहिए होगी, तो हम साथ के साथ आपको ये भी बताते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो वर्बल चाहिए होती है अगर आप लॉयर हो या फिर ऐसे कोई फील्ड में हो, लॉयर हो या फिर पोएट हो, म्यूजिशियन हो, सबके लिए वर्बल चाहिए होती है। फिर आती है हमारी इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब होता है कैसे आप दो चीज़ों को कंपेयर कर पाते हो, ठीक है ना। दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कैसे ढूंढ पाते हो, जैसे जैसे न्यूज़पेपर में काफ़ी सारी पजल्स भी आती हैं, जिसमें आपको दो फिगर दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा दोनों में अंतर बताओ। ये आपकी जो है इंडक्टिव रीजनिंग के जो है टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना। इंडक्टिव रीजनिंग का टेस्ट हो गया। फिर आता है हमारा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब हो गया कि दो चीज़ों में रिलेशन ढूंढना। उसमें हमने दो चीज़ों में डिफरेंस ढूंढा था, दो चीज़ों को कंपेयर किया था। और एसोसिएटिव में हम दो चीज़ों के बीच में रिलेशन ढूंढ रहे हैं, दो इवेंट्स हो सकते हैं, वो दो जो फिनोमिना हो सकते हैं, या फिर दो जो पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है। अगर आपकी जो है डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ेगा, डिमांड घटेगी तो प्राइस घटेगा, सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड घटेगी, तो हमारी जो है प्राइस घटेगा। डिमांड और आपके प्राइस में डायरेक्ट कोरिलेशन है, सप्लाई और आपकी जो है प्राइस में इनवर्स कोरिलेशन है। ये कैसे पता लगाया हमने, ये हमने एसोसिएटिव इंटेलिजेंस से पता लगाया हमने। फिर हमारी स्पेशियल इंटेलिजेंस आती है। स्पेशियल स्पेशियल इंटेलिजेंस क्या होती है बेसिकली, कि आपको विजुअलाइजेशन कैसी है, आप कैसे चीज़ों को देख पाते हो, क्या आप चीज़ों में छुपी हुई पैटर्न्स को ढूंढ पाते हो, जैसे कि 2D फिगर को कैसे देख पाते हो, 3D फिगर को कैसे देख पाते हो अपने दिमाग में, क्या आप कोई 3D फिगर को बना सकते हो, आप जो है चीज़ों को कितनी जो है बारीकी से देख पाते हो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ये पेन रखा है तो आप कितनी बारीकी से देख पा रहे हो, यहाँ पे शैडो है, अगर आपको इसको इसकी पेंटिंग बनानी हो तो आप कितनी बारीकी से देख पा रहे हो कि इस एरिया में जो है लाइट कम पड़ रही है तो यहाँ पे जो है थोड़ा डार्क शेड डालना है, यहाँ पे जो लाइट ज़्यादा पड़ रही है तो लाइट शेड डालना है, पीछे शैडो बन रही है। कितनी बारीकी से चीज़ों को देख पाते हो, 3D फिगर, 3D और 2D फिगर को कितनी बारीकी से देख पाते हो, उसमें पैटर्न को ढूंढ पाते हो, ठीक है। इसको कहते हैं स्पेशियल विजुअलाइजेशन। फिर आती है हमारी परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन का मतलब किसी भी चीज को समझने की हमारी एबिलिटी। और फिर आती है हमारी वर्ड पावर, कि हम जो है कितनी ज्यादा हमारी वोकेबलरी कैसी है, कितने नए नए वर्ड्स को हम अपनी वोकेबलरी में स्टोर कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, उनका याद कर पा रहे हैं, ठीक है। वर्बल और वोकेबलरी हमारी डिफरेंट होती है। वर्बल तो हो गया कि आप अपनी लैंग्वेज के ग्रामर का, अपनी जो कैसे अपनी बातों से दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हो, ठीक है ना। आप अपनी पोएम के जरिए, अपनी राइमिंग्स के जरिए, अपने तर्क के जरिए कैसे इन्फ्लुएंस करते हो, उसको कहते हैं वर्बल। और वर्ड हो गया बस कि आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड अपने दिमाग में मेमोराइज कर पाते हो, अपने याद कर पाते हो। तो ये हो गई हमारी 6 हो गई। एक अर्थमेटिक भी होती है हमारी, ठीक है, न्यूमेरिकल या फिर अर्थमेटिक, जो भी आप कहना चाहो।
तो ये भी एक हमारी इंटेलिजेंस होती है। तो जो तो इंडिया में तो बस इसी को ही समझा जाता है कि सिर्फ यही एक इंटेलिजेंस होती है, बाकी कुछ होता ही नहीं है। तो ये अर्थमेटिक होती है कि आप कितनी अच्छे से कैलकुलेशन कर पाते हो, कितने अच्छे से जो चीज़ों डिसीजन ले पाते हो, साइंटिफिक जो है लॉजिक लगा पाते हो, ये सब के सब आपके अर्थमेटिक स्किल्स में आ जाते हैं, या फिर न्यूमेरिक और अर्थमेटिक में आ जाते हैं। अगर आप साइंटिस्ट हो, अगर आप मैथमेटिशियन हो, तो आपको अर्थमेटिक चाहिए होगा, ठीक है ना। अगर आपको जो है आर्टिस्ट हो, ड्राइंग करते हो, या फिर आप जो है मूर्तिकार हो, तो आपको स्पेस चाहिए होगा। ये तो ऐसे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब हम समझेंगे अगली थ्योरी के बारे में हमारी। गार्डनर के अब हम 8 समझेंगे। गार्डनर ने कैसे जो है 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया था इंटेलिजेंस को, ठीक है। जो पहले तो 7 दी थी, उसके बाद उन्होंने देखा था कि एक नेचुरलिस्टिक और होती है, उसको नेचुरलिस्टिक बाद में ऐड करी थी। नेचुरलिस्टिक मतलब कि जो पेड़ पौधों को, मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर पाए, सॉइल को आइडेंटिफाई कर पाए। तो सबसे सातों की सातों के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले तो हमारी म्यूजिक आती है, हमारी लॉजिकल या फिर अर्थमेटिक आ जाती है। इसमें भी हमारी स्पेशल आ जाती है, विजुअलाइजेशन। फिर इसमें हमारी जो है बॉडी की भी आती है। ठीक है ना। सबसे पहले म्यूजिक की आती है, फिर हमारी लॉजिकल रीजनिंग कैसी है, हमारी जो विजुअलाइजेशन कैसी है, हमारी बॉडी और हाथ का, हमारे दिमाग और बॉडी का क्या कोऑर्डिनेशन है। फिर इंटरपर्सनल आती है, इंट्रापर्सनल आती है, और आखिरी में हमारी जो है नेचुरलिस्टिक आ जाती है। ये तो अब हम ये एग्जाम में तो क्वेश्चन आते हैं ना, मेनली इन सब से आते हैं, इन एज से आते हैं। आपकी जो लुइस से तो बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, बेसिक बेसिक सी चीजें पूछ ली जाती हैं। रेमन से भी आपके जो रेमन करते हैं हॉर्न से तो बल्कि बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। आपकी जो क्रिस्टल और लिक्विड इंटेलिजेंस के हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके चार्ल्स पीएमएन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एल्फर्ट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बेसिक बेसिक से। एल्फर्ट तो ऐसे हैवी, आपको क्या याद करना है, इसमें छोटी सी जो है डेफिनेशन है, छोटी सी बात है कि भाई बस जो है उन्होंने बोला था हर चीज़ इंटेलिजेंस है तो हर फील्ड में लगा सकते हो आप। और ये जो थ्योरी गलत प्रूफ हो गई थी हमारी, ठीक है। पीएमएल में तो हमने समझ लिया था, दो होती है, स्पेसिफिक और जनरल। आपसे जी करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी के बारे में। अब हम समझते हैं कि इन 8 इंटेलिजेंस में क्या क्या इन्होंने बताया था। तो इन्होंने सबसे पहले म्यूजिक इंटेलिजेंस की बात कही थी। इन्होंने बोला म्यूजिकल भी एक अपने आप में ही इंटेलिजेंस होती है। इसमें आपका ये नए नए म्यूजिक लिखना भी इन्वॉल्व होता है, नए गाने लिखना, जो है कोई ट्यून को कंपोज करना, या फिर आपको एप्रिसिएशन भी इन्वॉल्व होता है। आप कोई गाने सुन रहे हो तो आप उसको एप्रिसिएट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये भी अपने आप में एक कला है। म्यूजिक को अप्रिशिएट करना भी अपने आप में एक कला है, उसके लिए भी आपको म्यूजिकल इंटेलिजेंस होनी जरूरी होती है, ठीक है ना। जैसे नाम से पता चला है, अगर आप सिंगर हो, आप कंपोजिटर हो, या फिर आप जो है कुछ लिसनर हो म्यूजिक के, तो आपको जो है ये वाले स्किल होना जरूरी होता है। फिर आपका लॉजिकल और अर्थमेटिकल स्किल्स आता है। इसमें आपका आता है कि आप कितने अच्छे से सॉल्व कर पाते हो प्रॉब्लम्स को, आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को नंबर्स के साथ कितने अच्छे से खेल पाते हो। फिर हमारा जो हमारा स्पेटल विजुअलाइजेशन आता है, इसमें इन्वॉल्व होता है कि वो जब मैंने आपको पहले बताया था कि 2D और 3D फिगर को देखना, पैटर्न को समझना, ये आपके लिए जो है आर्टिस्ट, या फिर आप पेंटर, या फिर आप मूर्तिकार हो, या फिर आप ऐसे कोई काम कर रहे हो, तो आपका जो है यूज होती है ये वाला स्किल। फिर आपका जो है बॉडी काइनेटिक होता है। इसमें क्या होता है कि आपका माइंड का और बॉडी का क्या कोऑर्डिनेशन है, कितने अच्छे से आप अपनी बॉडी को यूज कर पा रहे हो, अपने बॉडी के किसी एक पार्ट को या पूरे पार्ट को कितने अच्छे से आप यूज कर पाते हो। जैसे कि ये एथलीट्स के मेनली होता है ये वाला हमारा स्किल, कि आप कितने अच्छे से वो भाग पा रहे हैं, कितने दौड़ पा रहे हैं, ठीक है ना। या फिर जो आपके राइटर्स होते हैं,
उनके लिए भी ये स्किल्स ज़रूरी होता है। कितने अच्छे से वो अपने हाथ का कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं। ठीक है ना? वह कोई भी एक स्पेसिफिक बॉडी का पार्ट, भले ही वो आँखों का ही हो, कि आप जो एक कितनी अच्छे से देख पा रहे हो चारों तरफ, कोई भी जो है हरकत होती है उसी समय आपको पता चल जाता है, कोई भी चीज़ हिलती है। ये भी एक जो है आपके बॉडी काइनेटिक स्किल्स हो गया, बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस हो गई। हर तरीके के जो भी आप अपने बॉडी का किसी भी एक पार्ट का अच्छे से यूज़ कर पाओ, तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है? फिर इसमें हमारे पर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों आते हैं। इंटरपर्सनल यानी कि आप जो एक दूसरों की भावनाओं को कितना समझ पाते हो, आप में एम्पैथी कितनी है, ठीक है ना? इंटरपर्सनल में ना आपको ये भी याद रखना है, एग्ज़ाम में एक बार पूछ लिया गया था, इसमें एम्पैथी भी आती है। एम्पैथी भी अपने आप में एक इंटेलिजेंस का स्किल होता है, जो कि हम इंटरपर्सनल में इन्वॉल्व करते हैं। इंटरपर्सनल मतलब कि आप समझ पाओ कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा जो है कितना जो उसकी फीलिंग्स क्या है, क्या वो जेन्युइन है मेरे बारे में, क्या वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, वो जो है सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी जो है पर्सनैलिटी कैसी है, ये सब कुछ आइडेंटिफ़ाई करना के लिए आपको इंटरपर्सनल चाहिए। अगर आप जो है टीचर हो या फिर आप जो है पॉलिटिशियन हो, रिलीजियस गुरु हो कोई, या फिर आप साइकोलॉजिस्ट हो, तो आपको ये वाला स्किल बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना? एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप टीचर हो तो आपको इंटरपर्सनल स्किल चाहिए होता है। अगर आप जो है पॉलिटिशियन हो, रिलीजियस लीडर हो, या फिर आप जो है कोई साइकोलॉजिस्ट हो, ठीक है ना? या फिर सेल्समैन हो, सेल्समैन को भी इंटरपर्सनल स्किल ही चाहिए होता है। इसमें आपकी कम्युनिकेशन भी आ जाती है, कितने अच्छे से आप जो है अपनी बातों में लोगों को फँसा पाते हो। कितने अच्छे से लोगों को समझ पाते हो, अपना रिलेशन बना पाते हो। फिर आपकी इंट्रापर्सनल आदत है, इंट्रापर्सनल मतलब कि आपके अंदर आप अपनी फीलिंग्स को समझ पाना, ठीक है ना? इंटर में तो हम दूसरों की फीलिंग्स को समझ रहे थे, इंट्रा में अपने अंदर की फीलिंग को समझना, कि मैं अपने अंदर के गुस्से को समझ पाऊँ, अपने अंदर की दुखी होने को, सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगरनेस, जॉयफुलनेस, सभी फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को समझ पाऊँ और उसका प्रैक्टिकली अपने लाइफ को सुधारने में यूज़ कर पाऊँ। उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल स्किल, ठीक है ना? जैसे कि मुझे पता चल गया कि मुझे इस चीज़ से बहुत दुखी हो जाता हूँ मैं बार-बार, पर मैं फिर भी करे जा रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं उनको समझ ही नहीं आती, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल ही नहीं होता, बार-बार गुस्सा हो जाते हैं, बार-बार जो है गलत समय पे जो है पेशेंस खो बैठते हैं। पर अगर आप में इंट्रापर्सनल स्किल है, तो आप कभी भी हबड़-तबड़ नहीं मचाओगे, कभी भी किसी बात पे गुस्सा नहीं होगे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाओगे और उनको समझ भी पाओगे, मुझे किस चीज़ से गुस्सा आता है, मुझे किस चीज़ से नफ़रत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है? और फिर आते हैं हमारे नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक तो स्किल जो है बाद में ऐड किया गया था। इसका मीनिंग होता है ये समझना कि चीज़ों में अलग-अलग टाइप के प्लांट्स में डिफरेंस पता लगा लेना। जैसे कि ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा स्किल होता है कि जंगल में जाओ और जड़ी-बूटी ढूँढनी है या फिर कोई स्पेसिफिक टाइप का आपको प्लांट ढूँढना है, तो हर उस प्लांट को ढूँढने के लिए भी एक स्किल चाहिए होता है। एक नेचुरल एबिलिटी चाहिए होती है चीज़ों को डिफ़र करने की। इसमें आपके जो है प्लांट आ सकते हैं, एनिमल आ सकते हैं, सॉइल आ सकते हैं या कोई मिनरल्स आ सकता है। जैसे कि डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं ना, जो हमने आपको साइंस के टॉपिक में समझाया था, अलग-अलग टाइप के ओर्स होते हैं और वो अलग-अलग तरीके से दिखाई देते हैं, उनके अलग-अलग नेचर होते हैं। उन ओर्स में जो है आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए और देख के मैं बता सकता हूँ कि ये जो है आयरन का ओर है या फिर ये बक्सर है, एल्यूमीनियम का ओर है या फिर ये कुछ और है। मैं सब कुछ सिर्फ देख के ही बता पाता हूँ। वो मेरी नेचुरलिस्टिक स्किल है, ठीक है ना? तो ये कितने हो गए 3, 4, 5, 6, 7, एक और बची है हमारा हमारा लैंग्विस्टिक का या फिर वर्बल कह लो या फिर लैंग्विस्टिक कह लो, जो भी आप इसको बोलना चाहो, एक वो भी रह गया है। वर्बल या फिर लैंग्विस्टिक या फिर आपके लिटरेचर स्किल, जो भी आप बोलना चाहो, ये भी एक स्किल होता है। इसमें इन्वॉल्व होता है कि आप कितने अच्छे से जो है अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर पा रहे हो। ये अगर आप जो है पोएट हो, आप जो है स्टोरी राइटर हो, लॉयर हो, तो फिर ये वाला स्किल आपका काम आता है। ठीक है? तो इनका मानना है इन्होंने 8 इंटेलिजेंस पूछी थी, आपको 8 के बारे में पूछा जा सकता है। आपको 8 का जो है समझ आना चाहिए कि स्पेटाइल विजुअलाइजेशन में क्या होता है, आपकी बॉडी काइनेटिक में क्या होता है और इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में क्या होता है। एग्जाम में आपको जो है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपसे कोई सिचुएशन दे दी जाएगी, कोई आपको किसी व्यक्ति का ऑक्यूपेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा
इसमें कौन से टाइप की इंटेलिजेंस होनी ज़रूरी होती है, ठीक है ना। ये हम प्रैक्टिस करने से आसानी से आ जाती है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं होती है, ठीक है। तो आज हम यही 5 थ्योरीज पढ़ेंगे। अगली वीडियोस में हम कुछ टेस्टिंग के भी बारे में समझेंगे कि इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए कौन से मेजरमेंट बनाए गए हैं और कैसे उसके जो टेबुलर फॉर्म में डिफाइन किया गया है। अगर आपके जो आईक्यू स्कोर इतना आता है तो आपकी क्या इंटेलिजेंस है, तो आप एवरेज हो या फिर अबव एवरेज हो, एक्सीलेंट हो, बिलो एवरेज हो, डम्ब हो, क्या हो आप, वो सब भी हम समझेंगे। हम समझेंगे मेंटल एबिलिटी क्या होती है, सब कुछ समझेंगे अगली वीडियो में। इस टॉपिक से जुड़ी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें और उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।